Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope with the grace of Almighty Allah, you all will be safe and secure in your respective homes. Be safe, keep distancing. Coming to our topic, as you know, we are discussing Mughal Empire, in which we have discussed in the last chapter about Akbar, the most famous and successful ruler so far as Mughal dynasty is concerned. हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि तीसरा हुक्मरान मुगलिया दौर का था, जिसने हुकूमत की 1556 से लेकर 1605 तक। ओके, 1605 तक उसने हुकूमत की। जो बाकी कंट्रीब्यूशंस या अचीवमेंट्स अकबर की ही वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एज यू नो, जो पिछला चैप्टर था या पिछला लेक्चर जो था, उसमें हमने पढ़ा कि अकबर असेंडेड द थ्रोन, उसने हुकूमत हासिल की जब उसकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। ही वॉज ओनली 13 years of age on 27th October 1556 after the sudden death of his father नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अकबर, हमने यह भी पढ़ा कि अकबर ने दूसरी पानीपत की लड़ाई जो 5 नवंबर 1556 में हुई हेमू के खिलाफ, वो जीती और उसके बाद उसने पूरी तरह से हिंदुस्तान पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया। ओके, और आज हम इसके बाद जो कुछ और अचीवमेंट्स हैं अकबर की, वो पढ़ने जा रहे हैं। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम फिलहाल, एज यू नो, आई हैव ऑलरेडी मेंशन, मैंने आपको ये बता दिया था कि जो मुगलिया दौर है, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 phases। इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है अर्ली मुगल्स एंड दूसरा है लेटर मुगल्स। जहाँ तक अर्ली मुगल्स की बात है, अर्ली मुगल्स शुरू होता है बाबर से लेकर 1526 से लेकर औरंगजेब तक 1707 तक। जो ये पहला फेज है या अर्ली जो फेज है, इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है, मुगलों के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी, क्योंकि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 द मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग। उसकी फिर हालत ख़राब हो गई औरंगजेब के मरने के बाद, क्योंकि उसके बाद उसका बेटा मुअज़्ज़िम से लेकर जो आखिरी मुगल रूलर बहादुर शाह जफ़र हैं, वो हिंदुस्तान की जो इतना वास्ट एम्पायर था उसको नहीं संभाल सकी। तो हम जो ज़्यादा अचीवमेंट्स हुई हैं वो अर्ली मुगल्स में हुई हैं। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हम अर्ली रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरे में हम फिर जहांगीर जो उसका बेटा था उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर शाहजहाँ, और फिर आखिरी जो अर्ली मुगल है औरंगजेब के बारे में, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें वो अकबर से ही शुरू होती है, क्योंकि अकबर से जो पहले रूलर थे हुमायूं एंड बाबर, वो उनको उतना मौका नहीं मिला कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, मतलब कंस्ट्रक्शन की तरफ या आर्किटेक्चर की तरफ ध्यान दे। क्योंकि अकबर सिर्फ, जो बाबर थे वो सिर्फ 4 साल हुकूमत कर सके, बीमार पड़ गए, मर गई। फिर हुमायूं, आपको पता ही, मैंने बता भी दिया है कि उसका जो पीरियड था, जो उसका रूल था, दैट वाज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। हालांकि उसने 1555 में although he ascended the throne but that doesn't last long, ज़्यादा देर नहीं रहा, सिर्फ 1 साल ही रहा वो, और उसी में उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो आज हम दूसरा लेक्चर है अकबर के बारे में। सो फार एज अकबर्स अचीवमेंट्स आर कंसर्न्ड, अकबर ने क्या किया, ही एडॉप्टेड द नवरोज पर्शियन फेस्टिवल इन इंडिया। नवरोज उसने यहाँ हिंदुस्तान में शुरू किया, एंड सेकेंडली आल्सो एडॉप्टेड द पर्शियन कैलेंडर, दैट्स कॉल्ड पर्शियन कैलेंडर इन इंडिया। ये 2 चीज़ें उसने शुरू की। एंड इन पर्शियन कैलेंडर उसमें हमें ये पता चलता है कि सीजन्स के बारे में, 4 सीजन जो है उसके बारे में उस कैलेंडर में हमें पता चलता है, वो नवरोज एंड पर्शियन कैलेंडर। एंड देन अकबर बिल्ट सम इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स, कुछ अच्छे फोर्ट्स उसने बनाए। 1 फोर्ट वाज इन अटक। अटक जो आज प्रेजेंट पाकिस्तान में आता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको सूबे सरहद भी कहते हैं, वहाँ पर अटक फोर्ट है। हालांकि उसकी हालत ख़राब थी, फिर वहाँ की अथॉरिटी ने उसको फिर रिकॉन्स्ट्रक्ट किया। देन इलाहाबाद फोर्ट, इट वाज आल्सो बिल्ट बाय अकबर, वो भी अकबर ने ही बनाया। देन फतेहपुर सिकरी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, अकबर ने उसको बनाया। फिर अकबर ने अपनी जो कैपिटल थी, राजधानी, उसको वही शिफ्ट किया। फतेहपुर सिकरी एक स्मॉल टाउन आता है आगरा में, यूपी स्टेट में आता है वो, वहाँ पर उसने फिर उसको ट्रांसफ़र किया। एंड आफ्टर दी विक्ट्री ऑफ गुजरात, और उसके गुजरात की विक्ट्री के बाद और फतेहपुर सिकरी के अच्छी तरह उसको प्लान बनाने, उस पर प्लानट काम करने के बाद वहाँ पर उसने शिफ्ट किया अपनी कैपिटल। दैट इज इट। देन अकबर डू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही डिड,
he abolished sati system. सती सिस्टम होता क्या है? व्हाट इज सती सिस्टम? सती बच्चों, सती सिस्टम का मतलब है कि अगर किसी औरत का पति मर जाए और उसके साथ जब उसको जलाया, हिंदू कम्युनिटी में ये था, इट्स ब्लाइंड फेथ, वो क्या करते थे इन द एंशिएंट पीरियड, वो जब उसको पति को जलाने के लिए ले जाते थे और उसके साथ उसकी बीवी को भी जलना पड़ता था। पहले दे वर डू इट वॉलंटियरली, वो औरतें खुद ही जाती थी। उनमें ये ब्लाइंड फेथ थी कि शायद हमारे पति के साथ जलाने से हमें स्वर्ग मिल जाएगा, मगर फॉर विद द पैसेज ऑफ टाइम अब फिर उनको बाई फोर्सफुली उसको दिया जाता था कि अब आपको भी जलना है। अकबर एबॉलिश्ड एट वन स्टेज, उसने सती सिस्टम को एबॉलिश किया। और दूसरी चीज़ जो थी सती सिस्टम में कि जो विडो औरत होती थी जिसका पति मर जाता था, शी वॉज नॉट अलाउड टू रीमैरिज, उसको फिर शादी नहीं करनी पड़ती। ओके, फिर शादी नहीं करनी पड़ती। ही अलाउड रीमैरिज, उसने विडो रीमैरिज अलाउ किया। एंड आल्सो ही फिक्सड द एज ऑफ मैरिज, उसने फिक्स की एज ऑफ मैरिज लड़कियों के लिए 14 साल, कम से कम लड़की की जब शादी हो तब वो 14 साल होनी चाहिए, और लड़के की उम्र होनी चाहिए 16 ईयर्स, और लड़के की शादी होनी चाहिए 16 साल में। जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे जो फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, दैट वाज राजा राम मोहन राय, उसने इसके खिलाफ एक बाज़ाब्ता मुहिम शुरू की थी इन 1812 से, 1812 से उसने इस पर एक बाज़ाब्ता मुहिम शुरू की थी सती सिस्टम के खिलाफ। उसने इसी के खिलाफ नहीं, सती सिस्टम के खिलाफ की नहीं शुरुआत की थी, जो भी बाकी वहाँ सोशल एवल्स थी। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर कास्टिज़म का मसला था, वहाँ पर अनटचेबिलिटी थी, वहाँ पर चाइल्ड मैरिज थी, उन सब के खिलाफ उसने एक मुहिम चलाई 1852 में। 1812 में किसने? राजा राम मोहन राय ने। वो आगे चलकर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ने जा रहे हैं। और अल्टीमेटली उस दौर में फिर गवर्नर जनरल जो थे हिंदुस्तान में, दैट वाज विलियम बेनेडिक्ट गवर्नर जनरल हु 1828 से लेकर 1835 तक विलियम बेनेडिक्ट हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल रहे। फिर अल्टीमेटली उसने इस चाइल्ड रीमैरिज या सती सिस्टम को एबॉलिश किया। ओके, जहाँ तक अकबर का, अकबर एबॉलिश सती सिस्टम, अकबर अलाउड रीमैरिज, सती सिस्टम को अकबर ने ख़त्म किया। ओके, दूसरा क्या किया उसने? दूसरा उसने जो विडोज थी उनको अलाउ किया कि अब वो शादी कर सकती हैं। तीसरा मैंने ये भी बताया, व्हाट वाज दैट? वो ये था कि उसने अब फिक्स की थी एज, लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 16 साल। ओके, ये कुछ अचीवमेंट्स थी। इसके बाद हालांकि जो सती सिस्टम का मसला अगर आप पढ़ते हो या आप पढ़ेंगे, शायद आपको मालूम है कि अभी भी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ ब्लाइंड फेथ चलती हैं। अगर हम सती सिस्टम का देखें, 1987 रिसेंटली कुछ ही साल हुआ है, राजस्थान में एक 18 साल की लड़की थी, जब उसके पति की डेथ हुई तो उसको भी उसके साथ बाई फोर्स जलाया गया। इसी तरह वेरी रिसेंटली इन 2002 मध्य प्रदेश में भी एक केस सती सिस्टम रिलेटेड सामने आया है। जहाँ तक राजा मोहन रॉय का सवाल है, जब उसकी अपनी सिस्टर इन लॉ उसको बाई फोर्स जलाया गया तो वहाँ से उसने इसके खिलाफ मुहिम शुरू की, वहाँ बाद में पढ़ेंगे। तो जहाँ तक अकबर का सवाल है, वो अकबर एबॉलिश सती सिस्टम एंड अलाउड विडो रीमैरिज, उसने फिक्स की एज किसकी? लड़कियों की। कौन सी? 14 साल लड़कियों के लिए और 16 साल लड़कों के लिए। ओके, यहाँ तक ये है। और फिर अकबर के पीरियड में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर, जहाँ तक नवरोज में मैंने बताया, नवरोज पहले भी शुरू हुआ था जब 5th स्लेव रूलर था जिसका नाम गयासुद्दीन बाबर बलबन था। वो रूलर फ्रॉम 1266, ये हमने पढ़ा है, अप टू 1286। उसने शुरुआत की थी किसकी? नवरोज की। और फिर उसका खात्मा हुआ एंड अकबर वंस अगेन इंट्रोड्यूस्ड दैट नवरोज। अकबर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर के दौर में कुछ ऐसी किताबें थी दैट बिलोंग्स टू हिंदुज़म, उनका ट्रांसलेशन हुआ इनटू पर्शियन, क्योंकि अकबर की कोर्ट में ज़्यादा पर्शियन लैंग्वेज चलती थी। वो किताबें थी, वन बुक वाज अथर्ववेदा, फेमस बुक, इसको इब्राहिम सरहिंदी ने ट्रांसलेट किया पर्शियन में। देन महाभारत, उसको भी ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। 3 ऑथर जो थे, कोर्ट ऑथर्स, अकबर के नकीब खान था, अब्दुल कादिर बदायूनी एंड शेख सुल्तान, दे ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन। महाभारत को किस में ट्रांसलेट किया? पर्शियन में। फिर लीलावती, एक और फेमस हिंदू बुक, उसको भी फैजी ने
कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ अकबर, उसने उसको ट्रांसलेट किया पर्शियन में। फिर राज तरंगी जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर 11वीं सदी में लिखी गई है, 11th सेंचुरी में, उसको संस्कृत में लिखा था किसने? कलहन ने, और इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया, उसका नाम मुल्ला शाह मोहम्मद था। और फिर उसके बाद पंचतंत्र, एक और हिंदू किताब जिसको अबुल फजल ने किया ट्रांसलेट पर्शियन में, और एक रामायणा, फेमस किताब रामायणा जिसको वेद व्यास ने लिखा है, और महाभारत को वाल्मीकि ने लिखा है। इसको बदायूनी ने फिर ट्रांसलेट किया, किसमें? ही ट्रांसलेटेड इट इनटू पर्शियन लैंग्वेज। ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो अकबर के पीरियड में ट्रांसलेट हुई इनटू पर्शियन from different languages. So today we have discussed that अकबर ने क्या किया, कुछ कौन सी अचीवमेंट्स की हैं, और in the next chapter we will inshallah discuss about the Jahangir. Till then, have a bright and great future. Thank you.